अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं, ठीक है। रजिस्ट्री आपके पास आ गई तो आप अब ये समझ रहे हैं कि मैं जी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया हूँ, नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मन्नात मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि ज़रई ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का क्या तरीक़ाकार है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ सके। तो अब ज़रई ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड हम कैसे ख़रीदेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने मलकियत चेक करनी होती है। जब आपको फ़र्द बराए रिकॉर्ड दिया जाता है तो आप उसको लेकर हल्का पटवारी के पास जाते हैं। वहाँ जाकर पर्द सरकार को चेक करते हैं, पर्द पटवार को चेक करते हैं, रजिस्टर हकदारान ज़मीन को चेक करते हैं, गिरदावरी को चेक करते हैं। तो सारे रजिस्टर देखने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि आया ये बंदा मालिक है इस खाते में या किसी स्पेसिफिक पोर्शन का मालिक है या तो तिम्मा कटा हुआ है। मतलब कि आपकी तसल्ली हो जाती है कि बंदा मालिक है प्रॉपर्टी का या नहीं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब आपकी तसल्ली हो गई है, ठीक है, कि ये बंदा प्रॉपर्टी का मालिक है। अब स्टेप 2 पे क्या होगा कि आपने इकरारनामा मुआहिदा बै रेडी करना है, ठीक है। वो किसके ऊपर रेडी होगा, स्टैम्प पेपर के ऊपर रेडी होगा। और आपने लेना कहाँ से, आप ई स्टैम्प पेपर की वेबसाइट पे जाएं। ई स्टैम्पिंग की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देंगे कि जी इस पर्पज़ के लिए चाहिए। चलान आप लेके जाएंगे बैंक में तो बैंक वाले आपको इशू कर देंगे, ठीक है। वो स्टैम्प पेपर लेकर उसके ऊपर फिर आपने लिखनी है डिटेल। और उसके लिए चाहिए आपको जो बेचने वाला है उसने 2 गवाहान भी इंक्लूड करने हैं, मतलब कि शामिल करने हैं। तो जो खरीदने वाला है, जो खरीदार है, वो भी 2 गवाह डालेगा, ठीक है। 2 गवाह लाजमी है। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। सारा प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देने के बाद मोड ऑफ पेमेंट की बारी आती है कि पेमेंट कैसे करनी है। अब बहुत सारे लोग इन कैश देना चाह रहे होते हैं मनी, लेकिन कोशिश करें कि कैश पेमेंट ना करें। देखें अदालतें इस चीज़ को नहीं मानती, ठीक है। आपने फिर प्रूव करना है कि ये कैश आया कहाँ से। फॉर एग्जांपल कि अगर सौदा हुआ है 1,40,00,000 का, 40 लाख आप दे रहे हैं बयाना। अब आपने साबित करना है कि ये 40 लाख कहाँ से आया, ठीक है। अगर तो आप साबित कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन जो बेहतर तरीक़ाकार है ना, जो मेरी सजेशन है वो ये है कि आप पे ऑर्डर बनवाएं बैंक से और पे ऑर्डर के थ्रू आप पैसे अगले बंदे को दें। इलीगल नहीं है ये कोई कि पैसे आप कैश मनी दे रहे हैं तो जी ये गैर कानूनी है, नहीं। मतलब कि जो बेहतर तरीक़ाकार है ना वो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप पे ऑर्डर के थ्रू पैसे अगले बंदे को दें। या फिर अगर आप फाइलर हैं तो आप क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट दे सकते हैं। अब जब आप बयाना देते हैं, ठीक है, तो उसमें 2 सूरतें होती हैं। एक तो ये कि टाइम मुतय्यन किया जाता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर तुमने बाकी पेमेंट देनी है, ठीक है। लिमिटेशन मतलब के कायम की जाती है। एक होता है कि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, जब आपने पेमेंट कर दी तो हम जी ये ऑब्लिगेशन जो है ये फुलफ़िल कर देंगे, मतलब कि आपके नाम प्रॉपर्टी करवा देंगे। जो ज़्यादातर तरीका का अडॉप्ट किया जाता है वो यही होता है कि टाइम फिक्स किया जाता है कि इतना बयाना आप लें और बाकी की जो रकम है वो हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फ़लाँ डेट को आपको दे देंगे। तो फिर आपने हमारे नाम रजिस्ट्री करवानी है। जब आप फुल पेमेंट करने लगें तो उसको बोलें जो बेचने वाला है कि तुम फ़र्द बराए बै इशू करवाओ, ठीक है। वो फ़र्द बराए बै इशू करवाएगा, फिर आपको वो फ़र्द बराए बै देगा। तो अब फ़र्द बराए बै आपके पास आ गया तो इस तरह नहीं कि जी उसने इशू करवा के हमें दे दिया तो इट्स ओके, नो। आपने उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। आप पटवारी के पास जाएं या ADLR के पास जाकर उसको बोलें कि हमें अपनी आंखों से दिखाओ कि इस बंदे ने फ़र्द बराए बै इशू करवाया है या नहीं इशू करवाया। सारी वेरिफिकेशन वहाँ पे जाके चेक करें। अब फ़र्द बराए बै इशू हो गया, आपने वेरिफिकेशन करवा ली, ठीक है। अब जो फ़र्द बराए बै है ना उसके ऊपर जो किस्म ज़मीन है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी आप एग्रीकल्चर ले रहे हैं उसकी किस्म क्या है। अब जो ज़मीन है उसकी बहुत सारी इकसाम हैं, ठीक है। ज़रई ज़मीन है, उसके अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, गैर मुमकिन मकान, गैर मुमकिन काश्त, उसके अलावा बंजर ज़मीन होती है, रखर होती है,
इस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड्स हैं, ठीक है। इस वाले से मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड्स के बारे में जानना है तो आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ कि अगर फ़र्द बराए बै इशू हुआ है तो उसके ऊपर किस्म ज़मीन भी लिखी होगी, आपने वो भी चेक करनी है, ठीक है। आप ले रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये ज़रूरी ज़मीन है, तो आपको फिर जो रेट पड़ेगा ना वो डीसी रेट मरलों के हिसाब से पड़ेगा, इतने की आपकी ज़मीन नहीं होगी जितना आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी अदा करनी पड़ जाएगी। इसलिए किस्म ज़मीन आपने लाजमी चेक करनी है, क्योंकि इस तरह तो फिर खरीदार को नुकसान है। अब मैं नाकाबिले काश ज़मीन उस बंदे को सेल कर रही हूँ, ठीक है, ये कह के कि ये नाकाबिले काश ज़मीन है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये काबिले काश ज़मीन है, और 1 साल के बाद उस बंदे को जब टैक्स आया कि तुम इतना टैक्स पे करो, तो फिर जाकर उसको पता चला कि जी ये तो किस्म ज़मीन दूसरी थी, तो फिर एक लंबा प्रोसेस शुरू हो गया। इससे पहले कि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम सामने आए तो पहले ही किस्म ज़मीन आप चेक कर लें। अब बारी आती है रजिस्ट्री की। तो रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सराउंडिंग ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर 2 जितने में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उतने की रजिस्ट्री करवाएं। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है ना तो वो उसकी मालियत थोड़ी ज़्यादा लिखवा देता है रजिस्ट्री में ताकि हक शुफा से बचा जा सके, तो इशू नहीं है। अब रजिस्ट्री तो तैयार हो गई, ठीक है। अब बारी आती है पेमेंट की। पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है। पेमेंट करने के 2 तरीक़ाकार हैं। अब एक है रजिस्ट्री रूबरू और नंबर 2 है लोकल कमीशन के थ्रू। जो रजिस्ट्री रूबरू है उसमें क्या होता है कि जो खरीदार है, मालिक है, साथ में जो गुलगवाहान है, शनाख्त कुनंदा जो होता है वो सारे इन पर्सन रजिस्ट्रार के सामने पेश हो जाते हैं और सेल डीड के जो 3 सेट्स होते हैं वो रूबरू गवाहान पेश किए जाते हैं। फिर जो रजिस्ट्रार है वो अपने सामने पूछता है जो मालिक है कि तुमने पेमेंट मौसूल कर ली है, जो गवाहान है वो भी इस चीज़ को एग्री कर रहे होते हैं, जो शनाख्त कुनंदा है वो भी मालिक को मतलब कि शनाख्त कर रहा होता है कि जी यही मालिक है इस प्रॉपर्टी का, मतलब कि उसके सामने ये सारा कुछ तय पाता है और उसके सामने ही पेमेंट अदा कर दी जाती है। नंबर 2 है लोकल कमीशन के थ्रू। अब लोकल कमीशन के थ्रू ठीक है, लेकिन बाज़ लोग क्या गलती करते हैं कि वो खुद से अंगूठे शूठे लगा के, ठीक है, गवाहान के, शनाख्त कुनंदा के, और उधर ही पेमेंट अदा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने अंगूठे वगैरह नहीं लगाने, ठीक है। आपने एक एप्लीकेशन रेडी करनी है, उसके ऊपर शनाख्त कुनंदा के अंगूठे वगैरह लगेंगे, ठीक है। वो एप्लीकेशन आपने देनी है सब रजिस्ट्रार को कि ये बंदे आपके सामने पेश नहीं हो सकते, लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए कि हम प्रॉपर्टी लोकल कमीशन के थ्रू अगले बंदे को सेल आउट कर सकें। फिर वो अप्रूवल देगा और अपने रजिस्टर में भी इस चीज़ को दर्ज करेगा, ठीक है। रजिस्टर में दर्ज करने के बाद फिर जो सब रजिस्ट्रार है वो स्टैंप लगा कर हैंड ओवर कर देगा। फिर आपने पेमेंट करनी है, साइन अंगूठे लगा कर, फ़र्द बै साथ में लगा कर सब रजिस्ट्रार को जमा करवाना है। फिर जाके वो ड्यू प्रोसेस के तहत रजिस्टर होगा लोकल कमीशन के थ्रू। ये तरीक़ाकार है। फिर जो सब रजिस्ट्रार होगा वो असल जो मसौदा होगा वो आपको हैंड ओवर करेगा, ठीक है, और अपने रजिस्टर में भी वो दर्ज कर लेगा, लेकिन जो असल मसौदा है वो आपको हैंड ओवर कर देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं, ठीक है। रजिस्ट्री आपके पास आ गई तो आप अब ये समझ रहे हैं कि मैं जी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया हूँ। नहीं, एक चीज़ मिसिंग है। होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में कि बंदा रजिस्ट्री करवा के बैठ जाता है, ठीक है, कि जी हम तो प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं। अब 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, वो बंदा जब प्रॉपर्टी सेल करने लगता है ना तो फिर उसको पता चलता है, मतलब कि जब आगे वो फर्दर किसी को सेल करने लगा है तो फिर उसको पता चला है कि मैंने तो इंतकाल ही नहीं करवाया था, ठीक है। तो अब जब वो पटवारी के पास आया, अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं किसी को ब्लेम आउट नहीं कर रही, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि पटवारी को पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो बिक चुकी थी, ठीक है। अब पटवारी ने क्या किया, उसे पता कि इन्होंने सिर्फ रजिस्ट्री करवाई है, इंतकाल वगैरह इन्होंने नहीं करवाया। रजिस्टर में जो रिकॉर्ड ऑफ जो लैंड रिकॉर्ड है उसके अंदर तो इनका इंदराज ही नहीं हुआ, ठीक है। उसने क्या किया जी, मिल मिला के प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी, उसने किसी और को आगे फर्दर सेल कर दी। मतलब कि जिसने रजिस्ट्री करवाई थी उसको 15 साल बाद जब पता चला, उसने आके चेक किया तो आगे प्रॉपर्टी फर्दर पता नहीं 8-9 बंदों को बिक चुकी है। अब इसलिए जब भी आप रजिस्ट्री करवाएं तो साथ में जो लैंड का रिकॉर्ड है ना
रजिस्टर हकदारान ज़मीन वहाँ पे इंदराज करवाना बहुत ज़रूरी है। आपने करना क्या है, आपने असल रजिस्ट्री नहीं देनी, ठीक है, असल रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कापी निकलवानी है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से। तो फिर आपने जाना है पटवारी के पास कि जी तुम ये दर्ज करो, हमने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है। वो पर्त पटवार में इंदराज करेगा, उसके बाद वो जो तहसीलदार है वो पर्त सरकार में इंदराज करेगा। वैसे लीगली ये तरीक़ाकार है कि जो तहसीलदार होता है ना वो जलसा आम मुनक्कद करता है, पूछता है पतीदार से ये वो, लेकिन ये तो फॉर्मेलिटीज़ हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि बस जी आप जाते हैं सर्टिफाइड कापी लेकर पटवारी के पास, वो कहता है कि 2 दिन बाद आना तो तुम इंतकाल नंबर ले जाना। इसलिए आपने इंतकाल लाजमी करवाना है, और जब इस्तेमाल होता है फिर आपने जमाबंदी में भी अपना नाम दर्ज करवाना है। और एक होता है हजरा गर्दावरी की उस प्रॉपर्टी को काश्त कौन कर रहा है उसके ऊपर, मतलब कि कौन लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि प्रॉपर्टी आपने खरीदी है लेकिन आगे फर्दर किसी को कहा होता है कि तुम इसके ऊपर काश्त वगैरह कर लो, तो हजरा गर्दावरी होता है कि ऊपर काश्त कौन कर रहा है, तो वो भी आपने जाके बनानी होती है। तो ये था तरीक़ाकार कि अगर आपने ज़रूरी ज़मीन खरीदनी है तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुँच सके। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं ओनली फॉर बिजनेस इंक्वायरीज़, तो जो नीचे मेरा ईमेल मेंशन किया गया है मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अपनी राय का भी इज़हार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।